हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बाईपास सर्जरी के बाद फॉलोअप के दौरान किन किन बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, कौन कौन से चीज़ों पर विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार बाईपास सर्जरी के बाद लोग चीज़ों को लाइटली लेने लगते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, फिर वो डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब कंडीशन बिगड़ जाती है। तो फॉलोअप का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या पॉइंट्स पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, किन किन चीज़ों को डिस्कस करने की आवश्यकता है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ पॉइंट्स पर बात करी थी कि फॉलोअप के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आज कुछ और पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। फॉलोअप के दौरान आपको डॉक्टर के साथ इमरजेंसी प्लान पर डिस्कशन करने की आवश्यकता है। बाईपास के बाद या किसी भी सर्जरी के बाद पेशेंट की सडनली कंडीशन कभी कभी बिगड़ सकती है। अलग अलग तरह की इमरजेंसी आ सकती है। सडन हार्ट फेलियर हो सकता है, सडन अस्थमा का अटैक आ सकता है, सडन हार्ट अटैक आ सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, बीपी कम ज़्यादा हो सकता है। ये सारे ही चीज़ों पर इमरजेंसी में क्या मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ों को आपको सर्जन के साथ या आपके फिजिशियन के साथ डिस्कस करना आवश्यक है और इमरजेंसी प्लान की स्ट्रैटेजी बनाने ज़रूरी है। इमरजेंसी अलग अलग बीमारियों से रिलेटेड क्या करना चाहिए उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल प्लेलिस्ट किया है, उसमें ये सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो आप बेसिकली ये सारे इमरजेंसीज के लिए घर में और खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम बनाने की भी ज़रूरत है फैमिली में, आसपास लोगों के साथ, कि जिसमें लोगों को आपकी बीमारी के बारे में सब कुछ पता हो, आपके खान पीने के बारे में पता हो, आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता हो, आपकी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता हो, सब कुछ के लिए आपको वो सपोर्ट कर सके। तो ऐसा एक घर पर या ओवरऑल सोसाइटी में आसपास में एक सपोर्ट सिस्टम बनाने की आवश्यकता है। ये भी एक फॉलोअप के दौरान फोकस का इम्पॉर्टेंट विषय होता है, क्योंकि कई डॉक्टर्स तो आपको 5 मिनट की सलाह दे देते हैं, लेकिन घर पे आसपास सारा एक सिस्टम होना चाहिए जो आपके सब चीज़ों का ध्यान दे। क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आपको ज़्यादा देखभाल की या ध्यान की ज़रूरत होती है और ऑब्वियसली इसमें परिवार वालों से ज़्यादा अच्छा ध्यान और कोई नहीं दे सकता। इसके अलावा आपको ज़रूरी है व्यसन कंट्रोल करने की। स्मोकिंग करना है या स्मोकिंग बंद करना है। स्मोकिंग ऐसी चीज़ है जो इवन नॉर्मल लेवल में भी हार्ट अटैक ट्रिगर कर सकती है। तो यदि आप स्मोकिंग को पूरी तरह से बंद कर सकें तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। यदि आप नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। इसी तरह से अल्कोहल का भी है। कई लोग अल्कोहल को थोड़े दिन तो बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वापस से चालू हो जाता है, वापस से व्यसन चालू हो जाता है। तो इसको भी आप लंबे समय तक बंद रखेंगे तो हेल्थ के लिए अच्छा है। यदि आप लापरवाही करेंगे, नहीं ध्यान देंगे, डॉक्टर की बात नहीं सुनेंगे, व्यसन थोड़े दिन में वापस चालू कर देंगे, तो चांसेस इस बात के बढ़ जाते हैं कि आपको वापस जाके थोड़े दिन में तकलीफ होगी। इसके अलावा आपका फोकस वेट मैनेजमेंट पे भी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा दुबले लोग और बहुत ज़्यादा मोटे लोग दोनों ही हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। आइडियल बॉडी में वेट आपका मेंटेन होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स आपका 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। इससे कम भी बुरा है, इससे ज़्यादा भी बुरा है। बॉडी मास कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको इजीली आपको सब जगह मिल जाएगा। वेट और हाइट का रेशियो रहता है, तो आपके हिसाब से बॉडी वेट कितना होना चाहिए आइडियल, उसको ध्यान रखिए। बॉडी वेट को प्रॉपर मेंटेन करिए। मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है और कौन कौन सी टिप्स की आवश्यकता है वो आपको आपके डॉक्टर से मिल जाएगा। नहीं तो आप चाहें तो मेरे चैनल पे आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉलोअप का इशू रहता है कि आपका वेट सही जा रहा है या नहीं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिस्क फैक्टर का मैनेजमेंट, जैसे कि डायबिटीज़, प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल का, ये सब का मैनेजमेंट करना। डायबिटीज़ का अगर सही कंट्रोल नहीं होगा, शुगर कम ज़्यादा होगी तो इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स होगी और लॉन्ग टर्म आपके ग्राफ्ट चलने का या उसके प्रॉब्लम होने का चांसेस में कई गुना का फ़र्क आ जाएगा। शुगर लेवल्स को ना बहुत कम होने देना है, ना बहुत बढ़ने देना है। दोनों ही चीज़ें हार्ट अटैक के पेशेंट्स और बाईपास के पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं है। तो आपको शुगर लेवल्स को अच्छे से कंट्रोल करना है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर का भी है। ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा कम हो तो भी डेंजरस है, बहुत ज़्यादा हो तो भी डेंजरस है। तो आपको प्रॉपर ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करना है यदि आपको प्रॉपर हेल्थ अच्छा मेंटेन करने आप चाहते हैं तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स में आती है जिसका यदि आप विशेष ध्यान नहीं देते हैं तो आपको बार बार तकलीफ आएगी और हर बार तकलीफ बढ़ते चली जाएगी। तो इसलिए आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप बीपी का, शुगर का और कोलेस्ट्रॉल का विशेष ध्यान दें। बीपी को एटलीस्ट हफ्ते में 1 से 2 बार चेक करें, शुगर को महीने में एटलीस्ट 4-5 बार चेक करें और कोलेस्ट्रॉल को एटलीस्ट 6 महीने में 1 बार चेक करें। तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी सही कंट्रोल होगा। अगर नहीं प्रॉपरली कंट्रोल हो रहा है तो फिर आपको दवाइयों की आवश्यकता होगी। दवाइयों से आपको टारगेट लेवल्स पर आपकी बॉडी वेट के हिसाब से जो है उस पर मेंटेन करना पड़ेगा।
शुगर के लिए टारगेट है आपका शुगर लेवल्स 100 to 150 होना चाहिए, उससे कम भी नहीं, उससे ज़्यादा भी फायदा नहीं करेगा। ब्लड प्रेशर के लिए आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 100 to 120 130 के बीच में होना चाहिए और डायस्टोलिक 70 to 90 के बीच में होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के लिए मेनली एलडीएल पर फोकस करना चाहिए, आपका एलडीएल 70 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए और आपका ट्राइग्लिसराइड 150 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ये सारी ही चीज़ों के संबंधित बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल संबंधित मेरे चैनल पर पूरे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। क्या क्या चीज़ों का फॉलो करने की आवश्यकता है वो चीज़ें आपको चैनल पर मिल जाएंगी, एक बार उसे चेकआउट करेंगे तो फ़ायदा रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या कोई भी तरह की एक्सरसाइज करके आपको मेंटल स्ट्रेस को कम करना है। बाईपास सर्जरी के बाद काफ़ी केसेस में आपका स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाता है, आपको डॉक्टर के साथ फॉलोअप के दौरान इस पर भी डिस्कस करना है ताकि आपका दिमाग पर बहुत ज़्यादा तनाव या स्ट्रेस ना रहे, नहीं तो बीमारियां होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा हाइड्रेशन पर प्रॉपर डिस्कस करिए। यदि हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा है और पंप फंक्शन 25-30% से कम है और अगर खासकर आपको सांस फूलने का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको पानी कम रखना है। यदि आपको हार्ट फेलियर नहीं है, पंप क्षमता अच्छी है, तो पानी ज़्यादा लेना है। तो ये पानी की आपके बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट है और कितना पानी आपको परमिट किया जा सकता है, ये आपके डॉक्टर के साथ आपको डिस्कस करने की आवश्यकता है और फॉलोअप शेड्यूल्स के दौरान इसको एडजस्ट भी किया जा सकता है। यानी आज किसी व्यक्ति का पंप फंक्शन लो है और सांस ज़्यादा फूल है तो पानी रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, कल बेटर हो जाती है तो इम्प्रूव हो सकता है और कल बिगड़ जाती है तो कंट्रोल और स्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता भी हो सकती है। इसके अलावा आपको ज़रूरी है आपका प्रॉपर इम्यूनाइजेशन मैनेज करना। अलग अलग तरह के जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो आपकी सडनली कंडीशन बिगाड़ सकते हैं, खासकर अलग अलग तरह के निमोनिया, जो निमोकॉकल निमोनिया है, इन्फ्लुएंजा का है या कोविड वायरस है या इस तरह के वायरस हैं या बैक्टीरिया है जिनसे निमोनिया होता है, ये सडनली आपकी कंडीशन बिगाड़ देते हैं और हार्ट अटैक के पेशेंट्स में या बाईपास के पेशेंट में मृत्यु का बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये बनते हैं। तो हर साल इनका वैक्सीनेशन वायरस के लिए और निमोकॉकल बैक्टीरिया के लिए हर 5 साल में एटलीस्ट वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो इससे आपका ये इन्फेक्शन होने का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का रिस्क भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। भर्ती होने की बार बार रिक्वायरमेंट भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा ट्रैवल प्रिकॉशंस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं डॉक्टर के साथ कि आपको कहीं बाहर जाना है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ट्रैवल के लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है, आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते तो कितने दिन के लिए जा सकते हैं, ये सारी विशेष चीज़ों पर आपके डॉक्टर के साथ फॉलोअप आप डिस्कस कर सकते हैं। ट्रैवल इंस्ट्रक्शंस पर ऑलरेडी हमारे चैनल पर हमने काफ़ी वीडियोज़ किए हैं, हार्ट पेशेंट्स में क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा ज़रूरी है डेंटल केयर करना भी, क्योंकि कई बार मुंह में होने वाले कीटाणु बॉडी में फैल जाते हैं जो हार्ट पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है। तो दांतों की केयर के लिए या दांतों में कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए इसके लिए भी विशेष केयर रखने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपके कार्डियोलॉजिस्ट से भी डिस्कस कर सकते हैं, आपके डेंटिस्ट से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपको बेटर वे में गाइड करेंगे कि आपको दांतों का किस तरह से विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ हार्ट पर फोकस करें तो वो सफिशिएंट नहीं है, अलग अलग सारे सिस्टम्स पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। इसमें किडनी, लिवर और सारे ऑर्गन्स भी इम्पॉर्टेंट है। हार्ट पेशेंट्स में किडनी पर भी आपको विशेष फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हार्ट पेशेंट्स में किडनी का कंडीशन बिगड़ता है। तो यदि आपकी किडनी की कोई रिपोर्ट गड़बड़ आ रही है, लिवर की कोई रिपोर्ट गड़बड़ आ रही है, ब्रेन की कोई रिपोर्ट गड़बड़ आ रही है, तो इससे रिलेटेड आप अलग अलग सुपर स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं, उनकी ओपिनियन ले सकते हैं। क्योंकि आप पूरे बॉडी में ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ हार्ट पर ही फोकस कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ों को भूल जाएं। हर चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। इनमें से कोई भी चीज़ों में अगर आप लापरवाही करते हैं तो प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको फ्यूचर के लिए क्या तरह के आपको चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और कई एडवांस टेक्निक्स वगैरह भी आती है, जैसे रिस्ट बैंड्स वगैरह आते हैं, एडवांस कोई मशीन्स आती हैं, एडवांस डिवाइसेज आते हैं, कोई ट्रांसप्लांटेशन या इस तरह की चीज़ें जो आगे आ रही है, उस पर भी आपको विशेष जानकारी रखने की आवश्यकता है। तो ये भी आपके डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि इस फील्ड में कोई लेटेस्ट रिसर्च है क्या, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है क्या, जिससे आपकी मदद हो सके। यदि आप डॉक्टर के पास फॉलोअप में नहीं जाते, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि मेडिसिन में ऐसा इशू होता है कि 2-3 साल में कोई नई दवा आ गई जो बिल्कुल रिवोल्यूशनरी है हार्ट फेलियर में, तो पेशेंट जो 4-4 साल के बाद आते हैं उसमें वो मिस हो जाती है। तो पेशेंट अगर रेगुलर आपके पास आता रहेगा तो इन दवाइयों के मिस होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। नई टेक्नोलॉजी से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर साल के साथ इम्प्रूव हो सकती है। इसके अलावा आपको कोई अगर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है या बाईपास के बाद आपकी कोई कारण से कंडीशन बिगड़ रही है
या कोई चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है तो भी वो चीज़ पर ध्यान दिया जा सकता है यदि आप फॉलोअप में आए तो। क्योंकि कई बार आप डॉक्टर के पास फॉलोअप में ही आते हैं, बाईपास के बाद आप पंप फंक्शन बिगड़ते चला जाता है, हार्ट फेलियर होते जाता है, सारे ग्राफ बंद हो जाते हैं और फिर आप डॉक्टर के पास आते हैं जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, बहुत कॉमन होता है। पेशेंट हमारे पास तभी आता है जब उसको बिल्कुल चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है, सोना भी मुश्किल हो जाता है, वो भी 1-2 महीने से कंटिन्यूस हो रहा हो, तब मेरे पास आते हैं। तो आज भी एक पेशेंट मेरे पास आया था जो बोल रहा था कि 1.5 महीने से मेरे को नींद नहीं आ रही, इतनी सांस फूल रही, जरा भी लेटता हूँ सांस फूल रही। तो अब आया था जब हार्ट का पंप फंक्शन उसका 20% पे आ गया था। तो ये काफ़ी कॉमन है कि बीमारी सालों से थी, बिगड़ने का वेट करते हैं और बिगड़ने के बाद भी जब बिल्कुल बर्दाश्त ना हो, वैसी हालत हो जाए, तब डॉक्टर के पास आते हैं। तब डॉक्टरों के पास भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, ऑप्शंस कम हो जाते हैं, संभालना चीज़ों को मुश्किल होता है। तो इसीलिए आप प्रॉपर अगर फॉलोअप करते रहेंगे डॉक्टर के पास तो इन सारी प्रॉब्लम से कुछ हद तक अपने आप को बचा सकते हैं और समस्याओं से कुछ हद तक जल्दी डिटेक्ट करके उनका निवारण अच्छे से करवा सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ यूजफुल पॉइंट्स मिले होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।